हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू द फर्स्ट क्लास ऑफ एग्रीकल्चर बायोलॉजी। मैं हूँ डॉक्टर किंजल मकवाना। आप सभी का चाणक्य एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आइए शुरुआत करते हैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कक्षा 12वीं के कृषि विज्ञान का पहला अध्याय, जो कि है प्लांट ब्रीडिंग, जिसे हिंदी में हम लोग पादप प्रजनन कहते हैं। देखिए, कृषि की अगर हम बात करते हैं तो आज की तारीख में हर एक किसान यही चाहता है कि उसकी जो फसल हो, जो वो खेती करता है, उसकी उन्नत किस्में हो, है ना। उन्नत किस्में या इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ हो। उन्नत किस्में से क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो फसल हो उसका उत्पादन ज़्यादा हो, हाई क्वालिटी हो, रोग और कीट प्रतिरोधी हो। काफ़ी सारे उद्देश्य हैं जो कि हम इस विधि में पढ़ने वाले हैं। तो प्लांट ब्रीडिंग या पादप प्रजनन वही विधि है जिसके अंदर उन्नत किस्मों का क्या किया जाता है? विकास किया जाता है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, प्लांट ब्रीडिंग या जिसे हम लोग पादप प्रजनन कहते हैं। क्या है प्लांट ब्रीडिंग? वो विधि है या मेथड है जिसके द्वारा उन्नत फसलों का विकास किया जाता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ जो है वो क्या कही जाती है? डेवलप की जाती है। व्हाट इज़ इम्प्रूव्ड वेराइटीज़? इम्प्रूव का क्या मतलब है? इम्प्रूव का ये मतलब है कि कोई चीज़ ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसी में ही आप क्या कर रहे हैं? इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, है ना। तो उसी तरह से अगर हम बात करें कि जो लोकल वेराइटीज़ है, स्थानीय कृषिगत जो फसलें हैं, उन्हीं में ही हम लोग क्या करते हैं? चेंजेस करते हैं। क्या चेंजेस करते हैं? इसको हम लोग इम्प्रूव कैसे करेंगे? तो उन्नत फसलों का निर्माण या विकास करने के लिए हम लोग इनके डीएनए में, या हम लोग कह सकते हैं इनके जीन में, या हम ये भी कह सकते हैं कि जीनोटाइप में हम लोग क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं। क्लियर? क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं या बदलाव करते हैं। तो प्लांट ब्रीडिंग या पादप प्रजनन वो विधि है या वो मेथड है जिसके द्वारा उन्नत किस्मों या इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ जो है उनका विकास किया जाता है या ये डेवलप की जाती है। कैसे की जाती है? जो ऑलरेडी स्थानीय कृषिगत जो लोकल वेराइटीज है उन्हीं में ही क्या किया जाता है? इम्प्रूवमेंट किया जाता है। कैसे किया जाता है? जो फसल है, जो पादप है, उनके डीएनए में, या हम ये भी कह सकते हैं उनके जीन में या उनके जीनोटाइप में हम लोग क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं या चेंजेस करते हैं। करता कौन है? ऑब्वियस सी बात है, कौन करता है? मानव करता है। कौन करता है? मानव करता है। ठीक है, और मानव क्यों करता है? क्योंकि मानव को इससे क्या होने वाला है? आर्थिक लाभ होने वाला है। इकोनॉमिकली क्या होने वाला है? प्रॉफिट होने वाला है। और प्लस मानव जो है फसल को क्या करता है? अधिक उपयोगी बनाता है। इससे क्या करता है? मानव फसल को अधिक उपयोगी बनाता है। क्लियर? तो बहुत ही सिंपल वे में हमने समझा कि प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है। प्लांट ब्रीडिंग वो मेथड है जिसके द्वारा उन्नत फसलों का या इम्प्रूव्ड वेराइटीज जो है वो विकसित की जाती है, डेवलप की जाती है। कैसे की जाती है? उनके डीएनए या उनके जीन में हम लोग क्या करते हैं? बदलाव करते हैं, परिवर्तन करते हैं। कौन करता है? ये मानव करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इससे क्या होगा? मानव को आर्थिक लाभ होगा, इकोनॉमिक प्रॉफिट होगा, प्लस फसल जो है वो और अधिक उपयोगी बनाई जाएगी। क्लियर? तो बहुत ही सिंपल वे में हमने समझा कि व्हाट इज प्लांट ब्रीडिंग। ओके, अब आपकी जो 12th की अगर हम बात करें, आरबीएसई की जो टेक्स्ट बुक है उसमें कुछ डेफिनेशंस दी गई है, 3 डेफिनेशंस दी गई है। तो आइए उन्हें हम लोग पढ़ते हैं। और इसमें ध्यान रखें, आप पे ये क्वेश्चन आता है डिफाइन प्लांट ब्रीडिंग या पादप प्रजनन की परिभाषा दीजिए। तो इन तीनों में से कोई भी आपको एक परिभाषा याद करनी ही है। आइए याद करते हैं। क्लियर?
ओके ये देखिए 3 डेफिनेशंस जो है आपके टेक्स्ट बुक में दे रखी है। जो हमने समझा उसी को आधार बना के हमें ये डेफिनेशन लर्न करनी है। पादप प्रजनन व कला तथा विज्ञान है। मैंने कहा पादप प्रजनन एक मेथड है, तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि जो प्लांट ब्रीडिंग है, प्लांट ब्रीडिंग जो है वो एक आर्ट है, या ये भी कह सकते हैं एक साइंस है। क्यों? क्योंकि हमें इसमें हाइब्रिडाइजेशन कराना होता है, संकरण कराना होता है, फूलों में से एंथर को रिमूव करना होता है, तो इसे हमें एक स्किल्ड काम है ये, है ना। तो इसमें एक आर्ट चाहिए और साइंटिफिक अप्रोच चाहिए। तो हम कह सकते हैं पादप प्रजनन व कला तथा विज्ञान है जिसके द्वारा पौधों को अधिक आर्थिक महत्व, हम पौधों को क्या कर रहे हैं, अधिक आर्थिक महत्व के बनाने के उद्देश्य से। उद्देश्य क्या है हमारा, पौधे को हम लोग क्या करें, अधिक आर्थिक महत्व के उद्देश्य बनाने के उद्देश्य से उनकी आनुवंशिकता में क्या करते हैं, सुधार करते हैं। आनुवंशिकता में सुधार करते हैं मतलब कि हम लोग उनके डीएनए में, जीन में या जीनोटाइप में क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एक डेफिनेशन हो गई कि पादप प्रजनन व कला व विज्ञान है जिसके द्वारा पौधों को अधिक आर्थिक महत्व के बनाने के उद्देश्य से उनकी आनुवंशिकता में क्या किया जाता है, सुधार किया जाता है। ओके, हेडिंग टू नेक्स्ट डेफिनेशन, फसलों के जीन प्रारूप। जीन प्रारूप वही बात हो गई, जीन या हम इसे जीनोटाइप भी कह सकते हैं, है ना। हिंदी में जीन प्रारूप में परिवर्तन करके, वही बात मैंने कही थी कि इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, डीएनए है, या इसे आप जीन भी कह सकते हैं या इसे आप जीनोटाइप भी कह सकते हैं, एक ही बात है। इनमें हम लोग क्या कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मानव कर रहा है, और वो क्यों कर रहा है, उपयोगी बनाने के लिए, अधिक उपयोगी बनाने के लिए, बनाने की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, पादप प्रजनन कहते हैं। क्लियर? अगेन आई एम रिपीटिंग, फसलों के जीन प्रारूप में परिवर्तन में करके उनको मानव के लिए उपयोगी बनाना ही क्रिया को ही क्या कहते हैं, पादप प्रजनन कहते हैं। ओके, थर्ड डेफिनेशन है, पादप प्रजनन में हम उन सिद्धांतों या हम कह सकते हैं प्रिंसिपल्स एवं विद्या या मेथड्स का अध्ययन करते हैं जिनके द्वारा फसलों में उपयोगी परिवर्तन किए जा सके। अगर कोई प्लांट है, अगर कोई फसल है, उसमें आपको क्या करना है, चेंजेस करने हैं, तो आप क्या करोगे, वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए सिद्धांत और मेथड्स का क्या करोगे, उपयोग करोगे, है ना। तो यही डेफिनेशन यही कह रही है कि पादप प्रजनन में हम उन सिद्धांतों एवं विधियों का अध्ययन करते हैं जिनके द्वारा फसलों में हम क्या कर सकते हैं, उपयोगी परिवर्तन कर सकते हैं। क्लियर? तो ये 3 डेफिनेशन थी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इस पे डेफिनेशन पे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफाइंड प्लांट ब्रीडिंग, तो इन तीनों में से कोई भी एक डेफिनेशन आप लोग याद करिएगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, विभिन्न वैज्ञानिकों ने पादप प्रजनन की विद्या बताई। पादप प्रजनन हमें करना है तो विभिन्न वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इसके अंदर काफ़ी सारी विद्या बता रखी, तो उनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जिस वैज्ञानिक का नाम आता है जो सबसे सिंपलेस्ट और ओल्डेस्ट मेथड दिया था प्लांट ब्रीडिंग के अंदर, दैट इज निल्सन एहिल, और अगर इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन हम लोग करेंगे तो निल्सन एहले करेंगे। ठीक है, निल्सन एहिल एवं उनके सहयोगी ने 1900 में एक विधि, पादप प्रजनन की विधि दी थी जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सिंगल प्लांट सिलेक्शन, या जिसे हम लोग एकल पादप वरण कहते हैं। ठीक है, सिंगल प्लांट सिलेक्शन। इसके नाम से आपको समझ सकते हैं कि इसमें क्या है, एकल, सिंगल प्लांट का जो प्लांट बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है या जो जिनमें बेस्ट ट्रेड्स होते हैं या सुपीरियर कैरेक्टर्स होते हैं, उन प्लांट्स का हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। कौन से प्लांट का, जिनके अंदर बेस्ट ट्रेड्स होते हैं या हम कह सकते हैं कैरेक्टर्स होते हैं, उन प्लांट का हम सिंगल क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, तो सिंगल उन्हीं प्लांट्स को सेलेक्ट करके उन्हीं से ही हम लोग क्या करते हैं, इम्प्रूव्ड वेराइटी या उन्नत किस्मों का क्या करते हैं, विकास करते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में इस तरह से आपके एमसीक्यूज आ सकते हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस आ सकते हैं कि वो कौन सी विधि है जो कि
एकल पादप वर्ण विधि, या हम कह सकते हैं कौन से विधि जो कि एकल पादप वर्ण है, किस वैज्ञानिक ने दी थी? तो आपका आंसर होगा निल्सन एहिल, या उनके सहयोगी कब दी थी? दिस इज इंपॉर्टेंट, 1900 में दी थी। क्लियर? अगेन आई एम रिपीटिंग, सिंगल प्लांट सिलेक्शन के अंदर जो बेस्ट या सुपीरियर प्लांट्स होते हैं उनका हम लोग सिंगल क्या करते हैं? सिलेक्शन करते हैं, और उन्हीं सेलेक्टेड प्लांट से हम लोग क्या करते हैं? इम्प्रूव्ड वेराइटीज या उन्नत किस्मों का क्या करते हैं? विकास करते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो है हम लोग नेक्स्ट जो वैज्ञानिक का नाम आता है दैट इज जॉनसन। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉनसन वो वैज्ञानिक है जिन्होंने, अगर हम बात करें, जॉनसन वो वैज्ञानिक है जिन्होंने जीन शब्द दिया, जिन्होंने जीनोटाइप शब्द दिया, या हम कह सकते हैं जिन्होंने फिनोटाइप शब्द दिया। क्लियर? तो यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक में ये मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि जॉनसन वो वैज्ञानिक है जिन्होंने जीन शब्द दिया था, जीनोटाइप शब्द दिया था और फिनोटाइप शब्द दिया था। व्हाट इज जीन? जीन क्या होता है? तो डीएनए का वह भाग जो किसी एक लक्षण का क्या करता है? निर्धारण या नियंत्रण करता है। ठीक है, अ सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कंट्रोल अ सिंगल कैरेक्टर दैट इज नोन एज जीन। आप सभी को पता है जो डीएनए है वो क्या है? एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। उसका वो खंड या वो भाग जो कि सिंगल कैरेक्टर को क्या करता है? कंट्रोल करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज जीनोटाइप? जीनोटाइप की अगर हम बात करें तो जीनोटाइप जो है दैट इज अ जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्या है? जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। जेनेटिक स्ट्रक्चर कि वो जीनी, उसकी संरचना कैसी है, जीन कैसे बना हुआ है? तो जीन बना हुआ होता है एलील का। किसका? एलील का बना होता है। 2 पेयर ऑफ एलील, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक प्लांट है, उस प्लांट का लक्षण है हाइट। ठीक है, जीन जो कंट्रोल कर रहा है एक कैरेक्टर को दैट इज हाइट। ओके, अब इसे मुझे जीनोटाइप फॉर्म में लिखना है तो मैं इसे कैसे लिखूंगी? एलील के फॉर्म में इसे लिखा जाता है, पेयर ऑफ एलील के फॉर्म में, दैट इज कैपिटल टी एंड कैपिटल टी। इस तरह से लिख सकते हैं। तो हाइट जो है इस तरह से टॉल हो सकती है, जिसे हम लोग कैपिटल टी से भी डिनोट करके लिख सकते हैं। क्लियर? और अगर प्लांट की हाइट ड्राफ है तो हम लोग इसे इस तरह से भी लिखते हैं, स्मॉल टी या स्मॉल टी। ये बहुत जेनेटिक्स का पार्ट हो गया, क्योंकि प्लांट ब्रीडिंग पूरी तरह से किस पे बेस्ड है? जेनेटिक्स पे ही बेस्ड है। तो आपको इन चीज़ों का नॉलेज बहुत होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं जेनेटिक्स पढ़ाने लग जाऊंगी तो हम लोग प्लांट ब्रीडिंग नहीं पढ़ पाएंगे। तो आपको, आई होप कि सभी को जेनेटिक्स के थोड़े बहुत कंसेप्ट ईजिली पता होंगे। तो आप प्लीज़ अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा आप जेनेटिक्स के बारे में पढ़िए और फिर इस प्लांट ब्रीडिंग को कंटिन्यू रखें। ओके, तो जीनोटाइप की अगर हम बात करें तो जीनोटाइप इज अ जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म जो कि किसके? एलील का बना होता है। क्लियर? ठीक है, और अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल कोई प्लांट की हाइट है और उसे हमें जीनोटाइप के फॉर्म में लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे? एक पेयर ऑफ एलील के फॉर्म में इसे लिखा जाता है, जैसे कि टॉल है तो कैपिटल टी और ड्राफ है तो स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज ओके, ये देखिए व्हाट इज फिनोटाइप? फिनोटाइप इज अ एक्सटर्नल अपीयरेंस, बाह्य संरचना। अगर आपने प्लांट कोई देखा है तो आप देख सकते हैं कि एक प्लांट टॉल है, या आप देख सकते हैं कि एक प्लांट जो है वो बौना है ना, ड्राफ है। तो बाहर से देखने पर जो कैरेक्टर या उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? फिनोटाइप कहते हैं। क्लियर? तो जॉनसन वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीन शब्द दिया, जिन्होंने जीनोटाइप शब्द दिया और जिन्होंने फिनोटाइप शब्द दिया। आई होप आप सभी को जीन, जीनोटाइप और फिनोटाइप के में डिफरेंस अच्छे से क्लियर आउट हो गया होगा। ओके, प्लांट ब्रीडिंग की अगर आप बात करें तो प्लांट ब्रीडिंग के अंदर जॉनसन ने कौन सा मेथड दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है प्योर लाइन सिलेक्शन। ठीक है, अगर हम बात करें दैट इज प्योर लाइन सिलेक्शन। क्या होता है प्योर लाइन सिलेक्शन? या जिसे हिंदी में शुद्ध वंशक्रम वर्ण विधि भी कहा जाता है। ठीक है,
प्योर लाइन सिलेक्शन। प्योर लाइन सिलेक्शन के अंदर हम लोग होमोजाइगस या कह सकते हैं सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट्स लेते हैं। व्हाट इज होमोजाइगस, या जिसे समयुग्मजी कहते हैं। क्या कहते हैं? समयुग्मजी कहते हैं। और सेल्फ पॉलिनेटेड को स्वपरागित। क्या होता है? अगर हम लोग बात करते हैं होमोजाइगस की, तो होमोजाइगस जिसका जीनोटाइप जो है कैपिटल टी, सम मीन्स व्हाट? समान, होमो मीन्स व्हाट? सेम, है ना। तो जिसका युग्म विकल्प या हम कह सकते हैं जो एलील होंगे या जीनोटाइप होंगे वो क्या होंगे? सेम होंगे। तो प्योर लाइन सिलेक्शन के अंदर हम उन प्लांट्स को लेते हैं जिनका जीनोटाइप कैसा होता है? सेम होता है, एलील जो है सेम होता है, जैसे कि कैपिटल टी या हम कह सकते हैं स्मॉल टी। ठीक है। सेल्फ पॉलिनेटेड, व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेटेड या हम लोग स्वपरागित पादप क्या होते हैं? वो पादप जो कि उसी पादप के पोलन ग्रेन्स जो है उसी फ्लावर के फीमेल प्लांट पर जाकर शेड होते हैं। ठीक है, उन्हें हम लोग सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट कहते हैं। इनमें हम क्या करवाते हैं? सेल्फिंग कराते हैं, स्वनिषेचन कराते हैं, और इनसे जो प्राप्त संतानें हैं या इन्हीं से प्राप्त जो प्रोजेनी है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? प्योर लाइन कहते हैं। ठीक है, और इन्हीं संतान या इन्हीं प्रोजेनी से इम्प्रूव्ड वेराइटीज या नए पौधे जो है वो क्या है? विकसित किए जाते हैं। क्लियर? इसको आगे हम लोग और डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन आप फिलहाल बस इतना समझे। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अगर आप क्वेश्चन पेपर निकाल के देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इसमें पूछा जाता है कि प्योर लाइन सिलेक्शन के अंदर कौन से प्लांट्स लिए जाते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि है होमोजाइगस या सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट्स, और इसको हिंदी में हम लोग समयुग्मजी या स्वपरागित पादप लेते हैं। इन्हीं का ही हम लोग क्या कराते हैं? स्व निषेचन कराते हैं, सेल्फिंग कराते हैं, और इनसे प्राप्त जो संतानें हैं उन्हीं को ही हम क्या कहते हैं? प्योर लाइन कहते हैं। और इन्हीं से प्राप्त जो संतानें हैं उन्हीं से हम लोग क्या करते हैं? नए पौधे विकसित करते हैं, इम्प्रूव्ड वेराइटीज डेवलप करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, गिवन बाय द जॉनसन, और कौन से साल में दी गई थी? 1903। कौन से साल में दी गई थी? 1903। ओके, तो ये हमारा सेकेंड जो प्लांट ब्रीडिंग के अंदर सेकेंड मेथड जो वैज्ञानिक द्वारा बताया गया है, दैट इज़ अ प्योर लाइन सिलेक्शन। ऐसे बहुत सारे मेथड हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये कुछ इसमें आपको थोड़े से बता रखे, तो हम लोग थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। डिटेल में हम लोग इसे बाद में और इसको गो थ्रू करेंगे। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जो वैज्ञानिक है जिनके बिना हम लोग आई थिंक सो प्लांट ब्रीडिंग पढ़ ही नहीं सकते। प्लांट ब्रीडिंग इज टोटली बेस्ड ऑन जेनेटिक्स। ठीक है, तो जेनेटिक्स की अगर बात आती है तो उनके फादर का नाम कैसे नहीं आ सकता? कौन है फादर? तो अगर हम बात करें जेनेटिक्स के जो फादर है, दैट इज ग्रिगोर जॉन मेंडल। ठीक है, ग्रिगोर जॉन मेंडल वो वैज्ञानिक है, महान वैज्ञानिक है, जिन्होंने जेनेटिक आनुवंशिकी की क्या रखी है? नींव रखी है। और इसी के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं? वंशागति और विभिन्नता से संबंधित जो है विज्ञान के अंदर ये शाखा जिन्होंने रखी वो ग्रिगोर ने रखी, और यही सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ते हैं। ओके, अगर हम लोग मेंडल की बात करें तो मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, दैट इज ऑन गार्डन पी, है ना। बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, ये हमें नहीं पढ़ना है, बट फिर भी हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे। मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था गार्डन पी पे, या इसके बोटैनिकल नेम हम जिसे कह सकते हैं पाइसम सटाइवम पे। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट कंटिन्यूस उन्होंने 9 ईयर तक किया था। क्लियर? अगर हम बात करें तो मेंडल का जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1822 में हुआ था, और मेंडल ने 9 साल कंटिन्यूस इस मटर के पौधे पे एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, या जिसे हम कह सकते हैं वंशागति के नियम दिए।
वंशागति के नियम दिए। आप सभी पढ़ते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, है ना, क्लियर। और अगर हम बात करें कि मेंडल ने अपना कार्य 1866 में यह अपना काम जो है पेपर में पब्लिश करवाया, ठीक है। और यहाँ पे बहुत दुख की बात है कि मेंडल ने अपना काम जब तक किया तब तक उन्हें सराहना नहीं मिली, उनके काम को कोई पॉपुलैरिटी नहीं मिली। और 1884 में किडनी डिसऑर्डर से मेंडल की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, क्लियर। तो यहाँ पे आप देखिए मेंडल ने इतना जेनेटिक्स, जिसे फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, तो उनका काम आप सोच सकते हैं कि किस तरह का होगा, है ना। लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि जब मेंडल ने अपना काम किया, पेपर पब्लिश कराया और उनकी मृत्यु हुई, तब तक उनके काम को सराहाया नहीं गया। बाद में इनकी मृत्यु के 16 साल बाद और अपने काम के 35 साल बाद फिर से 3 वैज्ञानिक आते हैं और उन्होंने मेंडल के नियम को पुनः खोजा। रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल लॉज, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंडल के जो रीडिस्कवरी, मेंडल के नियम जिन वैज्ञानिक द्वारा की गई थी, ये इनके नाम आपको आने ही चाहिए, क्लियर। तो वैज्ञानिक कौन है, देखिए ज़रा। हॉलैंड के ह्यूगो डी ब्रिस, जर्मनी के कार्ल कॉरेंस तथा ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन शर्मक, ये 3 वैज्ञानिक हैं जिन्होंने मेंडल के वंशागति के नियम को पुनः खोजा। और इन्होंने, हम कह सकते हैं कि आनुवंशिकता की, हम कह सकते हैं आज हम उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स या मेंडल को हम लोग आनुवंशिकता का जनक कहते हैं, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 3 वैज्ञानिक, आपका 1 लाइनर क्वेश्चन में या एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ सकता है कि सिंगल प्लांट सिलेक्शन किसने दिया था, निल्सन एली। अगेन आई एम रिपीटिंग, सिंगल प्लांट सिलेक्शन निल्सन एली। एकल पादप वर्ण निल्सन एली। सेकेंड जोहानसन, कौन कौन से शब्द दिए थे, जीन, जीनोटाइप, फिनोटाइप। विधि कौन सी दी थी, प्योर लाइन सिलेक्शन, शुद्ध वंशक्रम विधि। ओके, कौन से सिद्धांत पर प्लांट ब्रीडिंग बेस्ड है, प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ऑब्वियसली बेस्ड ऑन द मेंडल लॉ, जिसे हम लोग लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी कहते हैं या वंशागति के नियम भी कहते हैं। तो इन्हें ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये देखते हैं हम लोग कि प्लांट ब्रीडिंग के अंदर वो ऐसे कौन से अचीवमेंट है जिसे हम लोग भुला नहीं सकते, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे देश में ऐसे कौन से प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा कुछ अचीवमेंट्स है, मिले हैं हमें, या जिसे हम लोग भुला नहीं सकते हैं, तो आप कुछ एग्जाम्पल्स ध्यान में रखिएगा। क्या है ज़रा देखिए इसमें। ओके, इन पादप प्रजनन के सिद्धांत एवं विधियों का उपयोग करते हुए हमारे देश में विभिन्न फसलों में अविस्मरणीय कार्य हुए हैं। कैसे कार्य हुए हैं, अविस्मरणीय, जिसे भुलाया नहीं जा सकता। क्या क्या कार्य है, गेहूं की बोनी किस्म, वेरी इंपॉर्टेंट, गेहूं की बोनी किस्म जो हमारे प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा विकसित की गई। पहले क्या होता था कि जो पहले गेहूं की वेराइटीज़ थी वो हाइट में ज़्यादा थी, तो उसके तरह अगर हमें हवा से थोड़ी बहुत हवा आती तो वो गिर जाती थी, है ना। तो बाद में ऐसी गेहूं की किस्में डेवलप करी गई जो कि कैसी थी, सेमी ड्राफ्ट वेराइटीज़। ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, हरित क्रांति आया, आप सभी को इस बारे में हम लोग डिटेल में मैं बताऊंगी। तो गेहूं की बोनी किस्म जो कि अविस्मरणीय कार्य है पादप प्रजनन की अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दैट इज गन्ने का नोबलीकरण, नोबलाइजेशन ऑफ शुगर केन, सैकेरम ऑफिसिनेरम, जिसे उपयोगी बनाया गया और आज की तारीख में उसे नोबल केन कहा जाता है। संकर मिलेट, मोटे अनाज, है ना, वो विकसित किए गए किसके द्वारा, पादप प्रजनन विधि के द्वारा। एंड कपास की संकर किस्म जो कि है H4, ध्यान रखिएगा H4 क्वेश्चन आ सकता है। हाइब्रिड कॉटन की हाइब्रिड वेराइटी जो डेवलप की गई, दैट इज H4। तो ये वो एग्जाम्पल्स आप पढ़ सकते हैं अगर आपसे पूछा जाए कि प्लांट ब्रीडिंग से ऐसे हमारे देश में कौन कौन से कार्य किए गए हैं जिसे हम लोग भुला नहीं सकते, अविस्मरणीय कार्य है, तो इसे आप ज़रूर ध्यान रखें। गेहूं की बोनी किस्म, गन्ने का नोबलीकरण, संकर मिलेट, कपास की संकर किस्म, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग
दैट इज पादप प्रजनन के उद्देश्य। पादप प्रजनन के उद्देश्य की अगर हम बात करें, प्लांट ब्रीडिंग हम क्यों कर रहे हैं, क्या ऑब्जेक्टिव क्या है प्लांट ब्रीडिंग का, है ना। तो अगर हम देखें प्लांट ब्रीडिंग से हम लोग, अगर हमने पहले ही पढ़ा था कि प्लांट ब्रीडिंग वो मेथड है जिससे हम लोग क्या डेवलप करते हैं, उन्नत किस्मों का या इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ डेवलप करते हैं। उन्नत किस्म चाहिए, इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ चाहिए, तो इम्प्रूव वेराइटीज़ में वो कौन कौन से उद्देश्य हैं जो आप चाहते हैं कि मेरी जो फसल है उसमें रहे। सबसे पहला अगर हम बात करें, दैट इज़ अ हाई प्रोडक्शन। क्लियर, अधिक उपज। ये देखें, अधिक उपज की अगर हम बात करें तो अगर इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ है, इम्प्रूव्ड वेराइटी है जो लोकल वेराइटी है, फॉर एग्जांपल 1 हेक्टेयर ज़मीन है, उसमें अगर आप समझ ले 20-30 क्विंटल आपको गेहूँ मिल रहा है, लेकिन आपने उस कि पादप जो लोकल वैरायटी है उसके अंदर डीएनए में परिवर्तन किया और डीएनए में परिवर्तन करके उसमें उन्नत किस्मों का क्या किया, विकास किया, तो जिससे अब गेहूं की उपज जो है, प्रोडक्शन जो है वो क्या हो गया है, बढ़ गया है। ठीक है, तो जिससे आप देख सकते हैं कि उसमें प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और किसान को इससे क्या होगा, आर्थिक लाभ होगा। तो पहला उद्देश्य जो प्लांट ब्रीडिंग का है दैट इज़ हाई प्रोडक्शन या अधिक उपज। ठीक है, ये सभी उद्देश्य हैं उत्पाद के गुणों में सुधार करना, कीट एवं रोग प्रतिरोधी किस्मों का विकास करना, ये सभी ऑब्जेक्टिव्स हैं। अगर आपके एग्जाम में आप इस पे क्वेश्चन ज़रूर बनता है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप ज़रूर इस तरह से ज़रूर अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। इन सभी को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। क्लियर, देखिए अधिक उपज जो हमारा पादप प्रजनन का पहला उद्देश्य है। पादप प्रजनन का मुख्य उद्देश्य विभिन्न फसलों की स्थानीय कृषिगत किस्मों की तुलना में अधिक उपज देने वाली किस्म का निर्माण करना। जो लोकल वैरायटीज़ है, मैंने यही कहा था, जो लोकल वैरायटीज़ है, जो पहले से उपस्थित जो किस्म है उसी को ही हमें क्या करना है, इम्प्रूव करना है। अगर वो हमें फॉर एग्जांपल 30-35 क्विंटल दे रही है तो हमें उससे 55 क्विंटल ऐसी गेहूं की वैरायटी बनानी है ना। तो हम लोग यही करना चाह रहे हैं कि अधिक उपज हमें चाहिए, किसके कंपैरिजन में, कंपैरिजन टू लोकल वैरायटी। ओके, और अगर हम लोग उन्नत किस्म का उपयोग करते हैं तो हम 20 से 25% तक बढ़ोतरी संभव है। क्लियर, तो उन्नत किस्मों का बीज बुवाई के उपयोग से उपज में 20 से 25% तक बढ़ोतरी संभव है। पहला उद्देश्य क्या हो गया, अधिक उपज। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें जो कि क्या है आपका, उत्पाद के गुणों में सुधार करना। किसान चाहता है, क्वालिटी से वो बाद में डील करता है, लेकिन पहले किसान को क्या चाहिए, उपज चाहिए, प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए, क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो किसान को क्या होगा, अधिक आर्थिक लाभ होगा। सेकंड जो उद्देश्य किसान रखता है, अगर हम भारत जैसे देश की बात करें तो किसान का पहला उद्देश्य है अधिक उपज, और फिर आता है दैट इज हायर क्वालिटी, इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। ओके, आपका प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, आम की अगर आप चलो खेती कर रहे हैं, है ना, तो उसमें आम का आपका प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, उत्पाद ज़्यादा है, लेकिन उसके आपके जो आम है उसमें स्वाद नहीं है ना, क्वालिटी नहीं है। तो ऑब्वियसली हमें पादप प्रजनन के द्वारा हमें क्या करना है, क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो उत्पाद गुणों में भी उत्तम होना चाहिए। उत्पाद उपभोक्ता की आशाओं के अनुरूप होने पर किसान को उसके उत्पाद के लिए अधिक आर्थिक लाभ मिलता है। अगर क्वालिटी ज़्यादा होगी तो कंज्यूमर उसे लेंगे और इससे किसान को भी क्या होगा, फ़ायदा होगा। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें कौन कौन से हैं, मीठी मक्का, ठीक है, कपास है, तो कपास से क्या निकाला जाता है, फाइबर। तो रेशे जो है वो रेशे अगर है तो वो रेशे हमें कैसे चाहिए, लंबा चाहिए, या उसमें स्ट्रेंथ जो है वो क्या हो, ज़्यादा हो, शक्तिशाली हो। क्लियर, ओके। नेक्स्ट अगर हम देखें कि इसमें फलों में आकार एवं स्वाद, यही बात मैंने कही कि अगर आपकी उपज ज़्यादा है, फल अगर आप ग्रो कर रहे हैं, आम है तो उसमें प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है लेकिन उसमें स्वाद नहीं है, तो वो कोई आपका कह सकते हैं कि मार्केट में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो हमें ऐसी किस्म चाहिए जिसमें फलों में क्या हो, आकार एवं स्वाद। नेक्स्ट, दालों में प्रोटीन की मात्रा और तिलहन में तेल की मात्रा।
सरसों है, सरसों में उपज ज़्यादा है, लेकिन उसमें अगर हम बात करें तेल की जो क्वांटिटी है बहुत कम निकल रही है, मात्रा बहुत कम है, तो हमें ऐसी किस्म विकसित करनी है जिससे हमें बीजों से क्या मिले, तेल की अधिक मात्रा मिले। क्लियर। तो यहाँ पे जो सेकेंड उद्देश्य हमारा आ जाता है दैट इज अ उत्पाद के गुणों में सुधार करना, इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। ओके। थर्ड ऑब्जेक्टिव, जो भी फसल है उसकी हानि सबसे ज़्यादा किससे होती है? कीट, रोग फसल में क्या हो जाते हैं, कीट जो है नुकसान कर देते हैं, रोग हो जाते हैं, जिससे सारी फसल हमारी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। तो हमें ऐसी किस्मों का विकास करना है, प्रतिरोधी किस्म, क्या कहेंगे इसे, प्रतिरोधी किस्म या रेजिस्टेंट वेराइटीज डेवलप करनी है जो कि कीट और इंसेक्ट उसे नुकसान ना पहुंचा सके। क्लियर। तो कीट एवं रोग, कीट एवं रोग प्रतिरोधी किस्मों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ डिजीज एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंट वैरायटी, रोग एवं कीटों से फसलों की हानि रोकने के लिए प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। प्रतिरोधी किस्मों से उत्पादन एवं अधिक क्या हो सकता है, स्थिर होता है। तो थर्ड हमारा ऑब्जेक्टिव था जो कि कीट एवं रोग प्रतिरोधी किस्मों का विकास करना। क्लियर। ओके। जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा दैट इज अधिक दक्षता वाली किस्मों का विकास, अधिक दक्षता या इंक्रीज एफिशिएंसी, कम उर्वरक, कम पानी, है ना, इन कम सिंचाई में हम लोग ऐसी किस्म विकसित करें कि कम उर्वरक, कम पानी या कम सिंचाई में हमें एक अच्छी प्रोडक्शन वाली क्या मिले, फसल या उत्पाद मिले। ठीक है। तो नई किस्मों द्वारा खाद, उर्वरक तथा सिंचाई आदि का पर्याप्त उपयोग उत्पादन क्षमता बढ़ाने में होना चाहिए। तो अगर हम देखें हमारा फोर्थ ऑब्जेक्टिव जो है प्लांट ब्रीडिंग का दैट इज अधिक क्षमता वाली किस्मों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ वेराइटीज विथ इंक्रीज एफिशिएंसी। ओके। नेक्स्ट, शीघ्र पकना, अर्ली मैच्योरिटी। शीघ्र पकना, इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं कि हमें ऐसी किस्म डेवलप करनी है जो कि क्या हो जाए, अर्ली मैच्योर हो जाए या शीघ्र पक जाए। क्यों ऐसा? क्योंकि कुछ पहले वैरायटीज़ ऐसी थी, जैसे कि अगर हम बात करते हैं धान की, गेहूं की, जो कि पकने में काफ़ी जो है उनमें एक दो कह सकते हैं 1 साल या काफ़ी समय लगता था। ठीक है। लेकिन हम लोग ऐसी किस्में इससे विकसित करें जिससे जो है वो जल्दी पक जाए और किसान को ज़्यादा वेट भी ना करना पड़े, जिससे समय भी बचे और जिससे हम कह सकते हैं पैसा भी बचे, रिसोर्सेज भी बचे। तो फसलों में जल्दी पकने वाली किस्म अधिक उपयोगी है। ठीक है। धान की जल्दी पकने वाली किस्मों के कारण ही धान गेहूं फसल चक्र संभव हो सकता है। इसका क्या मतलब है? अगर हम लोग धान की ऐसी वैरायटीज हमने डेवलप कर ली है जो कि क्या है, जल्दी पक सकती है, और गेहूं की भी ऐसी वैरायटी हमने डेवलप कर दी है, तो अब लोग धान जल्दी पक जाएगा तो उसके बाद हम लोग क्या उगा सकेंगे, गेहूं उगा सकेंगे। गेहूं जल्दी पक जाएगा तो अगेन हम क्या उगा सकेंगे, धान उगा सकेंगे। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसलिए तो ये इसकी वजह से क्या पॉसिबल हुआ है, क्रॉप रोटेशन पॉसिबल हुआ है। ये लिख रखा है ना, फसल चक्र संभव हो सका है, किसकी वजह से, शीघ्र पकने या अर्ली मैच्योरिटी। क्वेश्चन अगर इनके आपके वाइवा में पूछा जाए कि ऐसे प्लांट ब्रीडिंग के अंदर कौन सा उद्देश्य है जिससे जो है क्रॉप रोटेशन धान और गेहूं के, या फसल चक्र जो है धान और गेहूं के लिए पॉसिबल या संभव हुआ है, तो आप कहेंगे शीघ्र पकने वाली किस्म को विकसित करके। क्लियर। ओके। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है हमारा दैट इज समकाल पकना। समकाल पकना, इसके नाम से ही पता चल रहा है। देखें, आप हमेशा एक मैं ज़रूर बात बताना चाहूँगी कि अगर आप जब भी पढ़ाई करते हैं तो जो भी एक हेडिंग है या जो टर्म है उसी से ही पहले अपना एक मीनिंग निकालें, तो आप वहाँ पे आप अपने टॉपिक को लेकर क्लियर हो जाएंगे। अगर आप वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करते हैं, अगर आपको कभी ऐसा होता है कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन उस जो टॉपिक है उसको हाफ करके, या जो आपका सेंटेंस है उसको हाफ करके उसके समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप सम मीन्स क्या, सम्मान और पकना। हम ये चाहते हैं कि हमारी कुछ फसल ऐसी थी, या हम ये चाहते हैं सिंक्रोनस मैच्योरिटी चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी फसलें जिनमें एक साथ फसल नहीं पकने से संपूर्ण फसल की कटाई एक बार में नहीं की जा सकती। जैसे कि मूंग की बात करें,
उड़द की बात करें तो इनमें जो है कुछ फलियां पहले पक जाती हैं, कुछ फलियां बाद में पकती है, तो इसलिए कटाई भी हमें थोड़ी थोड़ी देर में करनी पड़ती है ना। तो हम लोग इनमें ऐसी किस्में विकसित कर ले कि ये एक साथ पक जाए और फिर हम इसे एक साथ कटाई कर ले, तो इसे हम कहते हैं सिंक्रोनस मैच्योरिटी। क्लियर? ऐसी फसलें जिनमें एक साथ फसल नहीं पकने से संपूर्ण फसल की कटाई एक बार में नहीं की जा सकती। क्लियर? इसलिए एक साथ पकने वाली किस्मों का विकास अत्यंत आवश्यक है। उदाहरण किसमें? मूंग और उड़द आदि में। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखिए अब इसमें 7th जो हमारा ऑब्जेक्टिव है जो कि है प्रकाश असंवेदिता। प्रकाश असंवेदिता की अगर हम बात करें तो प्रकाश असंवेदिता का क्या मतलब है? फोटो इनसेंसिटिव। फोटो इनसेंसिटिव का मतलब है कुछ प्लांट ऐसे हैं जो कि लॉन्ग डे प्लांट्स है। व्हाट इज लॉन्ग डे प्लांट्स? वो प्लांट्स जिन्हें 12 घंटे से ज़्यादा की क्या चाहिए? लाइट चाहिए। शॉर्ट डे प्लांट्स जिन्हें 12 घंटे से कम की लाइट चाहिए। डे न्यूट्रल प्लांट जिन्हें ना तो वो लॉन्ग डे से इफेक्ट है ना तो शॉर्ट डे प्लांट से, है ना। तो ऐसे डे न्यूट्रल प्लांट्स हो गए। तो ये ज़रूर आपको पता है कि प्लांट जो है उसके लिए लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइट है तभी पादप क्या करता है? अपना भोजन बनाता है, और उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो डिफरेंट प्लांट्स जो है उनको जो लाइट की रिक्वायरमेंट होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, तो इसमें हम लोग ऐसी किस्म को विकसित करना चाहते हैं जिनकी इनकी जो लाइट की रिक्वायरमेंट है वही ख़त्म हो जाए। ठीक है, ना तो लॉन्ग डे प्लांट्स की झंझट रहे, ना ही शॉर्ट डे प्लांट्स की। ठीक है, कैसी भी लाइट मिले वो उसमें फ्लावरिंग कर ले और फ्रूटिंग कर ले। तो फसल को नए एवं विभिन्न जलवायु वाले क्षेत्रों में उगाने के लिए प्रकाश असंवेदिता किस्मों का क्या करना? विकास करना। ठीक है, तो ये हमारा जो 7th ऑब्जेक्टिव था दैट इज प्रकाश असंवेदिता या फोटो इनसेंसिटिव। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इसमें हमारा जो 8th ऑब्जेक्टिव है जो कि है प्रसुप्ति। डॉर्मेंट स्टेज की अगर हम बात करें, प्रसुप्ति कुछ फसलें जैसे बाजरा, जवार, जौ, गेहूं आदि। ध्यान रखें, बाजरा, जवार, गेहूं, जौ, इनमें प्रसुप्ति अवस्था नहीं होती है। प्रसुप्ति अवस्था होती नहीं है। क्या होता है? डॉर्मेंसी स्टेज। बीज की अगर हम बात करें तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि जिनमें रेस्टिंग स्टेज या जिसे हम लोग कह सकते हैं डॉर्मेंट स्टेज होता है, प्रेजेंट होता है। थोड़े टाइम तक वो रेस्टिंग पीरियड पे चले जाते हैं और फिर जो है वो क्या करते हैं? अंकुरण करते हैं, या हम कह सकते हैं जर्मिनेशन करते हैं। ठीक है, और कुछ बीज या कुछ फसलों के बीज ऐसे होते हैं जिनमें डॉर्मेंट स्टेज जो है होता ही नहीं है, या रेस्टिंग पीरियड उनमें होता ही नहीं है। वो बिना रेस्ट करे हुए या डॉर्मेंट स्टेज में जाए हुए वो डायरेक्टली ही क्या कर लेते हैं? जर्मिनेशन कर लेते हैं या अंकुरण कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं किसकी? बाजरा, जवार, जौ और गेहूं के अंदर क्या नहीं है? प्रसुप्ति अवस्था नहीं है, डॉर्मेंट स्टेज या इनमें डॉर्मेंसी नहीं होती है, या हम इसे रेस्टिंग स्टेज भी कहते हैं, वो इनमें नहीं होता है। तो ये डायरेक्टली क्या कर लेते हैं? जैसे ही पानी के इनको मिलेगा या जैसे ही अगर ऐसी स्थिति बन गई जहाँ पे बरसात हो गई है ना, बरसात होने पर उनके बीज बाली में ही क्या हो जाते हैं? अंकुरित हो जाते हैं। बाली में ही क्या हो रहे हैं? बीज अंकुरित होते हैं, और ये हम नहीं चाहते हैं। तो हमें क्या करना है? इनके अंदर, किसके अंदर? बाजरा, जवार, जौ और गेहूं के अंदर डॉर्मेंट वेराइटीज डेवलप करनी है। किसके द्वारा? पादप प्रजनन के द्वारा। क्लियर? तो प्रसुप्ति या डॉर्मेंसी कुछ फसलें जैसे बाजरा, जवार, जौ, गेहूं आदि में प्रसुप्ति अवस्था नहीं होती है, अतः पकने के समय बरसात होने पर उनके बीज बाली में ही क्या हो जाते हैं? अंकुरित हो जाते हैं। इसलिए हमें प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा क्या? डॉर्मेंट वेराइटीज डेवलप करनी है। सो दिस इज आवर 8th ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। तो डॉर्मेंसी या डॉर्मेंट वेराइटी ऐसी फसलों में थोड़ी प्रसुप्ता वाली किस्मों का क्या करना? विकास महत्वपूर्ण है। 9th ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट ब्रीडिंग जो कि है नई ऋतुओं के लिए किस्में, वेराइटीज़ फॉर न्यू सीजन। आजकल आप देख रहे हैं कि भिंडी पूरे सीज़न आ रही है ना,
मक्का जो है पूरे सीज़न आपको दिख रहा है। तो ऐसी वेराइटीज़ डेवलप कर दी गई है जो कि पहले एक पर्टिकुलर सीज़न पर ही वो उगती थी, अब वो पूरे सीज़न जो है ग्रो करेगी। ठीक है, तो यही एक इसका ऑब्जेक्टिव है कि नए मौसम में अधिक उपज देने वाली किस्मों का विकास करना। जैसे मक्का को, अब मक्का जो है खरीफ, रबी, जायद में भी उगाया जा रहा है। ठीक है, तो नई ऋतुओं के लिए किस्में में आप मक्के का एग्जाम्पल, मेज़ का एग्जाम्पल ज़रूर ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट दैट इज ड्रॉट एंड सॉल्ट रेजिस्टेंट। ड्रॉट सूखा और सॉल्ट रेजिस्टेंस लवण, है ना। काफ़ी ऐसे हम देखें हमारे देश में ऐसे क्षेत्र हैं, राजस्थान की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे ऑब्वियसली एक हम कह सकते हैं कि बरसात बहुत कम होती है, सूखा ज़्यादा रहता है ना। तो हमें ऐसी वैरायटी डेवलप करनी है कि सूखे या कम पानी में भी क्या करें, अच्छे से ग्रो करें। तो देश के अधिकांश लगभग 70%, कितने 70% खेती असिंचित है। कैसी है? असिंचित है। और अधिकांश भूमि में लवणों की अधिकता है। क्या है? सॉल्ट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है? ज़्यादा है। इसलिए इन क्षेत्रों के लिए सूख एवं लवण रोधी किस्मों का क्या करना है? विकास करना है। ये जो है हमारे प्लांट ब्रीडिंग का उद्देश्य है। अगेन आई एम रिपीटिंग, जो हमारे प्लांट ब्रीडिंग का उद्देश्य है दैट इज सूखा एवं लवण रोधिता वाली किस्मों का क्या करना? विकास करना। ओके, नेक्स्ट, अविषालु पदार्थ से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम टॉक्सिक सब्सटेंस। ऐसे कुछ पादप हैं जिनके अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस पाए जाते हैं और वही टॉक्सिक सब्सटेंस हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं क्या करते हैं? कुछ ना कुछ रोग करते हैं या कहीं ना कहीं हमारी बॉडी पार्ट्स को डैमेज करते हैं। ठीक है, तो हमें प्लांट ब्रीडिंग के द्वारा या पादप प्रजनन जो है उसके द्वारा हमें कई फसलों में अविषालु पदार्थ, टॉक्सिक सब्सटेंस को क्या करना है? रिमूव करना है। जैसे कि इसमें आपका एक एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है, सरसों के जो तेल है उसमें इरुसिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, जो कि मानव के स्वास्थ्य के लिए क्या है? हानिकारक है। ठीक है, तो ऐसी उन्नत किस्मों को तैयार करना जो अविषालु पदार्थ मुक्त हो। क्लियर? तो ये हमारा 11th ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट एंड द लास्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट ब्रीडिंग दैट इज नॉन शेटरिंग या अविसरण। क्या होता है अविसरण? ऐसी कुछ हम कह सकते हैं फसल है, पादप है जिनमें फली जो है वो, जैसे उड़द हो गया, सरसों हो गया, है ना, उनके अंदर जो दाने होते हैं वो बहुत जल्दी गिर जाते हैं। ठीक है, तो हमें ऐसी किस्में डेवलप करना है जो विसरित ना होने वाली किस्मों का विकास करना। ठीक है, जैसे कि मूंग हो गया, उड़द हो गया, सरसों जैसी फसलों में काफ़ी ये जो है उपयोगी है। तो डिपेंड करता है, देखो प्लांट ब्रीडिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स हम लोगों ने पढ़े ये डिपेंड करता है क्रॉप टू क्रॉप। ठीक है, जैसे मूंग के अंदर हमें क्या नीड है कि उसमें जो दाने हैं, फली है, वो ना गिरे, तो उसका हमारा ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? नॉन शेटरिंग हो गया। ठीक है, अगर हम सरसों के तेल की बात करें तो उससे हमें क्या रिमूव करना है? टॉक्सिक सब्सटेंस रिमूव करना है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव है प्लांट ब्रीडिंग के वो क्रॉप टू क्रॉप डिपेंड करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे आज हमारा जो टॉपिक हमारा है प्लांट ब्रीडिंग की डेफिनेशन और उसको लेकर उसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो हमने पढ़े। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस कोई भी आपको डाउट हो तो ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स जो है उसमें आप ज़रूर कमेंट करिएगा। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अगले टॉपिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।